ओके। चलिए, क्लास स्टार्ट हो गया, लाइव हो गया ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जय। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि टाइटल है कि साइकोलॉजी क्या होता है। ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो देखिए, ये जो क्लास रहने वाली है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि ये क्लास किसके लिए रहेगी, किसके किन किन बच्चों के लिए ये क्लास रहने वाली है और किन किन बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके। तो बात करें तो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, लाइक जैसे देखिए कुछ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जो टीचर बनने के लिए चाहिए ही चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सी टेट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मान ली यूपी की बात करें तो यूपी टेट हो गया। ओके। उसके बाद बात करें तो हरियाणा टेट हो गया, जिसे हरियाणा टेट बोलते हैं। राजस्थान में रीट हो गया। ओके। तो जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं उनके लिए, जहाँ पे पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके। उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे कि उसके बाद केवीएस, पीआरटी, टीजीटी में जितनी भी साइकोलॉजी पूछी जाती है उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देन एनवीएस के लिए जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है उसके लिए, एंड डी प्लस बी में जो साइकोलॉजी पूछी जाती है, पीआरटी में तो 100 मार्क्स की पूछी जाती है, तो वहाँ पे ये क्लास आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ओके। तो क्या करेंगे हम, ये जो मैं जो क्लासेस लूँगा आपकी, मैं आपकी आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊँगा। ओके। देन आपको पेडागोजी पढ़ाऊंगा। ओके। और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा। ये तीनों सेक्शंस मैं लेने वाला हूँ। अब साइकोलॉजी, इसका मतलब ये होगा जहाँ पे भी जितनी भी साइकोलॉजी आती है वो सब मेरे द्वारा आपको कराई जाएगी। अब इसके लिए हमने एक सिलेबस बना रखा है। ओके। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी ये डेली क्लासेस चलेंगे, तो हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद ओके, तो हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ये क्लास का मैंने प्लान किया, ये 60 डेज में आपकी क्लासेस लगभग 60 लेक्चर होंगे आपके, और पूरी साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी जितने भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलने वाले हैं। तो देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इसे मैंने 6 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है इसका। ओके। दिख रहा है ना प्रॉपर। अब क्या क्या है, जिसमें 6 यूनिट है, पहली यूनिट किसको कोऑर्डिनेट करते हुए है, साइकोलॉजी को है। किसको है? साइकोलॉजी को कोऑर्डिनेट करते हुए है। वो साइकोलॉजी के बारे में बता रही होगी आपको। दूसरी यूनिट की बात करें तो वो किसको कोरिलेट करते हुए होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बता रही होगी। तो जो पहली यूनिट है इसमें क्या होगा, साइकोलॉजी में मतलब हम क्या जानेंगे, हमें पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी का है क्या है, कहाँ से आई, किसने कॉइन किया इस वर्ड को। उसके बाद अगर आप टीचर बनने वाले हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है भाई। आप वो मान लिया आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हो, बट आपको साइकोलॉजी क्यों पढ़ रही है, उसके रीजंस क्या है। फिर हम बात करेंगे, अच्छा ठीक है, साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट थी, उसका एजुकेशन में क्यों यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। ऐसा है, साइकोलॉजी बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, बट क्या है कि कुछ चीज़ों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, उसका एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के स्कूल्स क्या हैं, उनके बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे हम। ओके। सेकंड यूनिट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से लेके है। देखिए, क्योंकि आप पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी टीचर बनने वाले हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपको जो बच्चा मिलने वाला है वो कहाँ कब से स्टार्ट होगा। मान लीजिए 5 ईयर से स्टार्ट बच्चा हो जाता है स्कूल आना। अगर अगर 12th तक की बात करें तो लगभग 17 ईयर्स तक वो 12th में होता है। तो इसका मतलब हो गया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो 17 साल तक कैसे होने वाला है, या मान लीजिए 20 साल तक, एडल्टहुड तक कैसे जाने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पूरा पढ़ेंगे। इसमें हम बहुत सारी डेवलपमेंट की थ्योरी करेंगे जो अलग अलग एस्पेक्ट से जुड़ी होंगी। जैसे हमें पता है जो डेवलपमेंट होता है वो कई तरह के से होता है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, जैसे सोशल डेवलपमेंट हो गया, जैसे अगर बात करें तो मोरल डेवलपमेंट हो गया, देन बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट हो गया।
ठीक है। तो हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट होता है, तो उनसे कोरिलेट करते हुए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरियाँ दी हैं। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड किसने थ्योरी दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपने सीटेट के ड्यूरिंग पढ़ा होगा। जीन पियाजे ने दी है। जीन पियाजे कहाँ कौन थे? स्विस के एक साइकोलॉजिस्ट थे। क्लियर है? वैसे ही फिर अगर हम बात करें तो मोरल डेवलपमेंट में दो लोगों को हम देखने को मिलेगा। जीन पियाजे भी मिलेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को लेके, और कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सोशल डेवलपमेंट में आपको कौन मिलने वाला है? तो लेव वाइगोस्की मिलने वाले हैं आपको। कौन मिलने वाले हैं? लेव वाइगोस्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो एक थ्योरी है इमोशनल डेवलपमेंट से कोरिलेट करते हुए, जिसका नाम है अटैचमेंट थ्योरी, जॉन बॉबली के द्वारा गिवन है। तो हम वहाँ पे अटैचमेंट थ्योरी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्या कर रहे होंगे? मान लिए फिर हम क्या करेंगे? टाइप्स को मिला देंगे। जैसे कॉग्निटिव को और सोशल को मिला दिया तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। किसने दी है? तो एरिक इरिक्सन ने दी है। उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे स्टेजेस में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर हम बात करेंगे साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी की। किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने। कैसे उन्होंने बताया, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया स्टेजेस का। तो वहाँ पढ़ेंगे कि उन कितने स्टेजेस दिए हैं भाई। 5 स्टेजेस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। कौन कौन सी? ओरल स्टेज, अनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी और जेनिटल। तो डिटेल में पढ़ेंगे कब क्या कर रहा है बच्चा, कैसे उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है। तो लगभग 6 डेवलपमेंट थ्योरीज के आसपास हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ओके। इसके बाद अब अगर बात करें तो तीसरी यूनिट किसको कोरिलेट करते हुए है? लर्निंग एंड मोटिवेशन को। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे सर? यहाँ पे हम देखिए, हमें पता है कि टीचिंग में देयर आर 3 एस्पेक्ट इंक्लूड। कौन कौन सा? टीचर, लर्नर और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कंटेंट बोल सकते हैं और नॉलेज भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लर्नर के बारे में पढ़ रहे होंगे, लर्निंग के बारे में पढ़ रहे होंगे, और बहुत सारी ऐसी थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे होंगे जो लर्निंग से कोरिलेट करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग थ्योरीज दी हैं, जिसमें अगर हम पॉपुलर की बात करें तो एक ट्रायल एरर थ्योरी है। किसने दी है? किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें तो दो लोगों ने दी है। इवॉन पेवलोव ने दी है, जिन्होंने डॉग को एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद अल- अगर बात करें तो जेबी वॉटसन की भी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी है। किसने दी है? तो स्किनर ने दी है। कैसे उन्होंने रेट पे और पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बारे में डिटेल में स्टोरी के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। ओके। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी की बात कर लेते हैं। किसने दी है? तो कोहलर ने दी है। इसके बारे में बात करेंगे। मतलब करीबन हम 10 थ्योरी के आसपास करेंगे। बताऊंगा कौन कौन सी थ्योरी करेंगे। जैसे देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे, टेल एरर लर्निंग की बात करेंगे, गैगने की हायरार्की ऑफ लर्निंग की बात करेंगे। उन्होंने 8 टाइप्स की लर्निंग दी है, कैसे दी है, उन्हें डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। कैसे उन्होंने बात की है कि रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स क्या होता है, कैसे उन्होंने बात की है कि टोपोलॉजी क्या होती है, कैसे उन्होंने बताया है कि कैसे बच्चा गोल तक पहुंचने वाला है और क्या क्या उसमें ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट यूनिट जो होगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की होगी। तो यहाँ हमें पता है कि हमारे जो सामने लर्नर बैठा है वो क्या है? वो यूनिक है भाई, क्योंकि उसकी हेरिडिटी और उसका एनवायरनमेंट अलग है, दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। तो यहाँ हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे होंगे, पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे होंगे और इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे होंगे। पर्सनैलिटी में हम क्या करेंगे? समझेंगे पर्सनैलिटी क्या होती है, उसकी अप्रोचेस को समझेंगे कि भाई नॉमोथेटिक अप्रोच कौन सी है, इडियोग्राफिक अप्रोच कौन सी होती है पर्सनैलिटी की। उसके बाद हम थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी कर रहे होंगे, जिसमें हम लगभग 10 थ्योरीज करेंगे पर्सनैलिटी की। ओके। जिनमें मान लीजिए जैसे स्टार्ट करते हैं टाइप थ्योरीज से, जो बॉडी टाइप को लेके मतलब पे बेस्ड हैं, जिसमें हिप्पोक्रेट्स की एक थ्योरी हो गई जिसका नाम है फोर ह्यूमरस थ्योरी। उसके बाद हम बात कर लेंगे स्प्रेंजर की एक थ्योरी है। ओके। उसके बाद कार्ल जूंग की बात कर लेंगे, जिन्होंने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट थ्योरी की बात की है। उसके बाद क्रैचमर की क्लासिफिकेशन की बात कर लेंगे पर्सनैलिटी की, जिन्होंने उन्होंने 4 टाइप्स में बांट दिया पर्सनैलिटी को। कौन कौन से? पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डिस्प्लास्टिक के बारे में। फिर हम सेल्डन के पास पहुंच जाएंगे। सेल्डन का क्लासिफिकेशन है पर्सनैलिटी को लेके। उन्होंने कितने में बांट दिया है? 3 में बांट दिया है, इंडोग्राफ, मीजोग्राफ और एक्टोग्राफ में। तो क्या करने वाले हैं हम? यहाँ पर्सनालिटी की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी करने वाले हैं। ओके। उसके बाद इंटेलिजेंस में घुस जाएंगे। भाई इंटेलिजेंस में क्या करेंगे? इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू कहाँ से आया, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। बहुत सारी क्या कर रहे होंगे? बहुत सारी इंटेलिजेंस की थ्योरी कर रहे होंगे। जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी की बात कर रहे होंगे, टू फैक्टर थ्योरी की बात कर रहे होंगे, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी की बात कर रहे होंगे। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। तो हम बात डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से इन्होंने इनके टाइप्स बताए। उसके बाद थ्यार 3 डायमेंशनल थ्योरी बात करेंगे जेपी गोल्डफोर्ड की।
फिर उसके बाद क्या कर रहे होंगे, कैरोल की इंटेलिजेंस थ्योरी के, सॉरी कैरोल के बारे में पढ़ रहे होंगे, जेनसन की इंटेलिजेंस थ्योरी, कैरोल की बात कर रहे होंगे और जेनसन की बात कर रहे होंगे, आरवी कैटल की बात कर रहे होंगे फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज वाली इंटेलिजेंस की थ्योरी के बारे में, थॉमसन की सैंपल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ग्रुप एलिमेंट थ्योरी है थर्स्टन ने दी है उसके बारे में बात करेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात गार्डनर ने की है तो उसके बारे में बात करेंगे, उन्होंने 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात की है, कौन कौन सी, लिंग्विस्टिक हो गई, म्यूजिकल हो गई, काइनेस्थेटिक हो गई, स्पेशियल हो गई, इंटरपर्सनल हो गई, इंटरपर्सनल हो गई, ओके, और नेचरिस्टिक हो गई, मैथमेटिकल लॉजिकल हो गई। तो इन ऐसी थ्योरीज के बारे में हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में कौन सी यूनिट में पढ़ रहे होंगे, 4th यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरह स्टोरी टेलिंग में। उसके बाद हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। भाई हमें पता है सबसे पहले क्या चल रहा था, स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, उसमें क्या हो रहा था, जो बच्चे स्पेशल हैं इन द टर्म ऑफ क्या, मान लीजिए कोई बच्चा डिसेबल है उसके लिए क्या था, स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था। फिर क्या गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड एजुकेशन का लेकर कॉन्सेप्ट आई, उसमें क्या किया गया, उन लोगों को इंक्लूड कर दिया गया जनरल स्कूल्स में, जनरल बच्चों के साथ। बट क्या हुआ, फैसिलिटीज नहीं दी गई। भाई इंटीग्रेटेशन में क्या हुआ, बस इंटीग्रेशन कर लिया गया, बट क्या एकोमोडेशन दी गई उन्हें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जिससे वो हेल्पफुल हो उनके, नहीं, बट उन्हें अलाउ कर दिया गया बट उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया गया। फिर कॉन्सेप्ट आया इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, जो बच्चे जनरल बच्चों के साथ स्पेसिफिक बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ओके, उन्हें क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा उनके अकॉर्डिंग। क्लियरली समझ में आ गया। तो यहाँ हम इंक्लूसिव एजुकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये हम पढ़ रहे होंगे पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ओके। जैसे हम अगर मैं बात करूँ, तो जैसे ये 6 यूनिट है, इसमें हम क्या कर रहे होंगे, पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे होंगे सर, कि टीचिंग क्या होती है, व्हाट इज टीचिंग, उसके बाद नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, उसके बाद टीचिंग वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, उसके बाद फेजेज ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, फिर स्टाइल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, टीचिंग मॉडल्स के पास पहुँच जाएंगे, उसके बाद टीचिंग मेथड्स कर रहे होंगे, उसके बाद लर्नर के पास पहुंच जाएंगे तो कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, जो कोरिलेट करते हैं टीचर से, जो कोरिलेट करते हैं लर्नर से, जो कोरिलेट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिसमें एनवायरनमेंट आ गया, जो कोरिलेट करते हैं मैनेजमेंट से, और जो कोरिलेट करते हैं इंफॉर्मेशन से या नॉलेज से। यहाँ टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एनसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमें पता है 4 एनसीएफ आ चुके हैं और नेक्स्ट जो आने वाला है वो कब आने वाला है, 2024 में आने वाला है। तो 1975 में एनसीएफ में क्या था, 1988 में क्या था, 2000 में क्या था और 2005 में क्या था। आपकी ये जो एजुकेशन चल रही है अभी किसके बेसिस पे चल रही है, 2005 वाले एनसीएफ के बेसिस पे चल रही है, ओके। उसके बाद हम सीसीई एंड एनईपी 2020 के बारे में पढ़ेंगे। सीसीई मतलब कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि इवैल्यूएशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, सब पढ़ रहे होंगे, डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ओके। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। क्या क्या पढ़ रहे होंगे, किसकी चेयरमैनशिप में आई है, कब कमेटी को गठन किया गया था, क्या रिकमेंडेशंस थे, ओके क्लियर हो गया। उसके बाद क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, जैसे मेजर चेंजेस क्या हुए हैं, जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी उसे क्या बना दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया। जो जीडीपी का 1.6% एजुकेशन पर खर्च करने वाले थे अब कितना परसेंट खर्च करने वाले हैं, 6% खर्च करने वाले हैं। तो ये मेजर चेंजेस हैं। उसके बाद इन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर दिया। प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए हैं और हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो इसके बारे में एनईपी 2020 के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में। तो हमें पता है एक्शन रिसर्च क्या होती है, लोकल लेवल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, एक्शन रिसर्च बोल रहे होते हैं। कब आई, किसने दी, तो किसने दी, एक्शन रिसर्च की बात कार्ड लेवन ने की है। एजुकेशन में किसने यूज़ किया, स्टीफन एम कॉरी ने यूज़ किया है। डिटेल में पढ़े होंगे। फिर स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है, कि कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर प्रॉब्लम का वेरिफिकेशन करना है, फिर हाइपोथेसिस करना है सॉल्यूशंस का, जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उन्हें कैसे प्लान करना है, प्लान करने के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है, फिर देखना है कि ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि नहीं, तो फीडबैक की बात करेंगे, ओके। तो यहाँ स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च की बात करेंगे।
देन हम पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। तो यहाँ हम क्या कर रहे होंगे कि जो आरटीई आया 2009 में, जो कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। तो यहाँ हम पढ़ रहे होंगे आरटीई में क्या है, ओके, डिटेल में। तो आरटीई 2009 वाला एक्ट में क्या बोलता है, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे जितने भी हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अगर डिसेबल है तो 6 to 18 ईयर्स तक की बात कर लेंगे। तो यहाँ हम बहुत सारे एक्ट पढ़ेंगे कि कैसे अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का कौन सा एक्ट है, हम बात करेंगे पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है, हम बात करेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, हम बात करेंगे कितने सब्जेक्ट के बारे में बात की है, हम बात करेंगे कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है राइट टू एजुकेशन एक्ट के, हम बात करेंगे टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, हम बात करेंगे कि स्कूल की बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए। क्लियरली समझ में आ गया? इस सब के बारे में हम डिटेल में यहाँ बात कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है लाइफ स्किल्स को लेके। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट एज अ टीचर आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा आपकी लाइफ में ये लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्किल्स आ गई तो देन क्या करोगे आप, इजी टू लिव, मतलब आराम से आप जी सकते हो। तो जैसे हम ये ऐसे करके ये सिलेबस चलने वाला है, डिटेल में चलने वाला है, और इस सिलेबस को लगभग हम 60 क्लासेज में कराने वाले हैं। कितनी क्लासेज में कराने वाले हैं? लगभग 60 क्लासेज होंगी आपकी। तो मेरा कहना है ये जो सारी क्लासेज होंगी वो लाइव होंगी। कैसे होंगी? वो लाइव होने वाली हैं, ओके, कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेज नहीं होगी। तो आप आके आपकी जितनी भी डाउट हो सकती हैं तो आप पूछ सकते हैं। मेरे सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो मैं जैसे ही आप कोई भी डाउट पूछेंगे देन मैं उसका आंसर दूंगा। क्लियर है? इतना पता चल गया कि ये सिलेबस कैसे जाने वाला है, इस ये पूरी क्लास कैसे चलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, पूरे ग्रुप में ये सिलेबस मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा। आप क्या करेंगे, इसका हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे, अपने पास रखेंगे अगर सीडीपी पढ़ना है तो। और डेली आप देखेंगे कि कौन सा चैप्टर हो गया, देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और उसके सामने टिक कर लोगे। क्लियर है इतना? कल मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि ये कौन सी बीमारी को ठीक करेंगे हम, फीवर को। कोल्ड वाली जो बीमारी थी उसको कौन ठीक करने वाले हो, आप लोग करने वाले हो। कैसे करने वाले थे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, ओके, थ्रू प्रैक्टिस पेपर। तो जिस एग्जाम को आप फोकस कर रहे हो, मान लीजिए जो भी एग्जाम है, बस क्या करना है, मार्केट जाना है, एक ऑफलाइन प्रैक्टिस पेपर उठा के लेके आना है, दूसरा सीडीपी, यहाँ से डेली एक क्लासेस लेनी है। इतने में कोई डाउट हो तो बताइए। तो इतना पता चल गया कि सिलेबस कैसे चलने वाला है ये, ओके। तो टोटल 6 यूनिट्स हैं। हाँ, केबीएस के लिए एक और यूनिट बढ़ जाती है, जो मैनेजमेंट वाली यूनिट है वो भी करा देंगे, ओके, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। तो लास्ट में हम कौन सी वाली ले लेंगे, मैनेजमेंट वाले। बीएड, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, भाई ऐसे भी बच्चे हैं, तो उनके लिए क्लास 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट 6 है, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उनके पूरे सिलेबस में आती है, तो वो ये वाली यूनिट बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है बीएड के बाद हमें सी टेट देना है, यूपी टेट देना है, हरियाणा टेट देना है, रीट देना है, तो ये सारा ही उनके लिए काम की चीज़ है, ओके। केवीएस, एनवीएस, जहाँ भी जो भी साइकोलॉजी और पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये 60 क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप आराम से ये क्लासेस कर सकते हो, ओके। चलिए, अब बात करेंगे कि ये क्लास चलने कैसे वाली है। तो देखिए जैसे पुराना मेथड है वही चलेगी, कोई भी यहाँ पीपीटी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सर पीपीटी से डिस्कस करने वाले हैं, नहीं। मेरे पास एक पेन है और ये आपका ब्लैक बोर्ड है। क्या है? ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड क्लास चलेगी। कैसे चलेगी? ब्लैक बोर्ड क्लास चलने वाली है। क्लियर है? बस क्या है, आप क्या करोगे, आप नोट्स बनाओगे अपने, हैंड रिटन नोट्स, और हमारी क्लास ऐसे चलेगी, देयर इज नो पीपीटी। ऐसा नहीं है कि मैं आऊँ यहाँ पीपीटी लगी हुई है उसे डिस्कस करूँ, क्लास चल जाए, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा, मैं आपको वन 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 करके हर कॉन्सेप्ट को आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, हम ये डिस्कस कैसे करने वाले हैं, मेथड क्या रहेगा डिस्कस करने का? तो देखिए हमारा जो मेथड रहेगा वो डिस्कशन मेथड रहेगा। क्या रहेगा, हमें जानना है कि मान लीजिए पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी है, ओके, क्या है उसमें, जो रिसर्च रही है, जो एक्सपेरिमेंट रहा है वो क्या रहा है। उसके बाद उससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी, उस थ्योरी से को रिलेट कर रही होंगी, जो एडिशन है उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे कि एडिशन इन्फॉर्मेशन क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। उसके बाद
हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन थ्योरी से क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, या फिर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे निकलने वाले हैं, आपका एग्जाम कैसे इन क्वेश्चंस को पूछता है, इस बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं और मजे से धीरे 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 आगे बढ़ते हुए ये 60 क्लासेस हम करेंगे। लगभग कितनी क्लासेस करेंगे? 60 क्लासेस करेंगे। और जो बच्चा सीरियस होके इन इन फोकस्ड रहा इन 60 क्लासेस में, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ जहाँ भी CDP आएगी, जहाँ भी टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, जहाँ भी साइकोलॉजी आएगी, आप आराम से ये क्वेश्चंस लगा पाओगे। ओके, तो हम कॉन्सेप्ट का, ऐसा नहीं है रोड लर्निंग की बात नहीं करेंगे, हम रिसेप्टिव लर्निंग की बात करेंगे। अब भाई ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट था, इसने ये पर्टिकुलर थ्योरी दी है, किस एस्पेक्ट में काम किया है, क्या इनका डाटा था, अगर डाटा था तो कैसा डाटा था, उसके बाद क्या क्या रिजल्ट्स आए। थ्योरी को क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। ओके, आप भी मतलब ऐसे करेंगे कि आपको आगे चल के अगर टीचर बनना है तो आप आराम से टीचर बन जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया पहली यूनिट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या था? साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे ना? किसके बारे में बात कर रहे थे? साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, अब बात करें कि तो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ये है क्या, अगर है तो मीनिंग क्या है इसका? भाई यही तो क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब क्या है, कहाँ से आई है, ये भी पता होना चाहिए। इसका कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये भी पता होना चाहिए। मतलब इतने क्वेश्चन हमारे माइंड में सीधे आएंगे, जैसे कि समझेंगे कि कौन साइकोलॉजी क्या है, तो देन क्या क्वेश्चन आया पहला, है क्या चीज़, मतलब क्या होता है, कहाँ से आई है, और कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, किस आदमी ने इसको लेके आया, कौन आदमी लेके आया। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखिए साइकोलॉजी क्या है, जो साइकोलॉजी ऐसे सोचिए, मान लीजिए ये कोई आदमी था, क्या ये कोई आदमी था, कहाँ का था, ऐसी जगह का था जहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? ग्रीक बोली जाती थी। कौन सी जगह पे गया, ऐसी लैंग्वेज, ऐसी जगह पे गया जहाँ पे लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी। तो वहाँ ऐसे एक बर्ड दिखा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम था उस बर्ड का? साइक्लोजिया। क्या नाम था? साइक्लोजिया। क्या नाम था उस बर्ड का? साइक्लोजिया। और इस बर्ड को चुरा लिया। अब हम चोरी करते हैं तो फिर क्या करते हैं, कुछ डेंट पेंट करेंगे, वैसे ही सेम रखेंगे तो पता चल जाएगा ना किस लैंग्वेज का वर्ड है ये। तो इस आदमी ने क्या किया, इस बर्ड को उठाया और क्या बना दिया? साइक्लोजिया बना दिया। क्लियरली समझ में आ गया? तो ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड था? बन गया ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड बन गया। कौन सी लैंग्वेज से उठाया गया? तो लैटिन लैंग्वेज के साइक्लोजिया वर्ड से लेके आए हम इसे। ये आदमी लेके आया था, हम तो लेके नहीं आए थे। इस आदमी का क्या नाम था जिसने इसे कॉइन किया? तो इस आदमी का क्या नाम था? इस आदमी का नाम था रडोल्फ गोकेल। क्या नाम था? रडोल्फ गोकेल इस आदमी का नाम था। क्लियरली समझ में आ गया? इस आदमी ने जो ये सब किया, उस आदमी का क्या नाम था? रडोल्फ गोकेल था। अच्छा, ये घटना कब की है, ये कब किया इसने? तो 1519 की बात है, 1590 के बारे में बात कर रहे हैं। 1590 की बात हो रही है, तो इसका मतलब कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है? 16th सेंचुरी की बात हो रही है। भाई 1590 क्या क्या मतलब हो गया? 1500 साल से गुजर चुके हैं और 90 किस में चल रहे हैं? 16वीं सेंचुरी में चल रहे हैं। 15 खत्म हो चुकी हैं और 16वीं के कितने खत्म हो चुके हैं? 90 हो गए। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं इस पूरी जर्नी से। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है, तो कहाँ पहुंचेंगे? इसके पास। तो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? साइकोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का है। कहाँ से आया? तो कहाँ से आया था? साइकोलॉजिया वर्ड से। साइकोलॉजिया वर्ड किस लैंग्वेज का था? तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड था? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था। कौन लेके आया था, मतलब इस वर्ड को किसने कॉइन किया है? किसने कॉइन किया है? किसको? साइकोलॉजी वर्ड को तो किसने किया है? रडोल्फ गोकेल ने किया है। क्लियरली समझ में आ गया? अच्छा, अब बात करें कि ये रडोल्फ गोकेल थे कौन भाई? तो एक जर्मन फिलोसफर थे। कौन थे? एक जर्मन फिलोसफर थे। ये आदमी कहाँ? जर्मन फिलोसफर था। ओके, तो साइकोलॉजिस्ट तो था नहीं ये, तो जर्मन फिलोसफर थे। क्लियरली समझ में आ गया? कब किया? तो 1519 में। तो अगर आए तो साइकोलॉजी वर्ड, व्हेन वाज द वर्ड साइकोलॉजी
कॉइंड, तो क्या होगा 1590 आंसर होगा। हु कॉइंड द वर्ड साइकोलॉजी, तो क्या नाम आएगा रडोल्फ गॉकेल। साइकोलॉजी वर्ड किस लैंग्वेज का है, तो कौन क्या आंसर आएगा ग्रीक का। कहाँ से आया, तो एक वर्ड था लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता था, क्या नाम था साइकोलॉजिया। क्लियर है, इतना पता चल गया। अगर क्वेश्चन आएगा हु कॉइंड द वर्ड साइकोलॉजी, तो क्या नाम लिखोगे रडोल्फ गॉकेल। क्या लिखोगे रडोल्फ गॉकेल। व्हेन वाज द वर्ड साइकोलॉजी वाज कॉइंड, तो कब की बात पहुंचेंगे, किसके पास पहुंच जाएंगे 1590, मतलब 16वीं सेंचुरी के पास पहुंच जाएंगे। क्लियरली समझ में, अगर लैंग्वेज के बात करेगा कि द वर्ड साइकोलॉजी है इज विच लैंग्वेज, तो कौन सी लैंग्वेज का है ग्रीक का। कहाँ से आया, तो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड साइकोलॉजी से आया। मुझे लगता है कि ये इतना कहानी कंफर्म हो गई है, इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए आपको। अब बात करेंगे कि मीनिंग क्या होगा भाई साइकोलॉजी का, हटा दें इतना। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि मतलब क्या है इस चीज का, भाई इतना पता चल गया शब्द तो क्या है साइकोलॉजी है। कहाँ से आया था साइकोलॉजी वर्ड से आया था, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ग्रीक का है। कब आया था 1590 में आया था, किसने दिया था, तो रडोल्फ गॉकेल ने दिया था। अब बात करेंगे मीनिंग की, कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या होगा, यही बात करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो क्या करना है भाई, साइकोलॉजी जो वर्ड था उसको क्या किया करो, दो हिस्सों में बांट लो। कितने हिस्सों में बांट लो, दो हिस्सों में। पहला हिस्सा क्या हो गया साइकी हो गया, क्या हो गया पहला हिस्सा क्या हो गया साइकी हो गया। अगर दूसरे हिस्से की बात करें तो दूसरा हिस्सा क्या हो गया लोगस हो गया। ओके, अब साइकी का क्या मतलब होता है सोल होता है, क्या मतलब होता है सोल होता है, मतलब आत्मा होता है। और लोगस का क्या मतलब होता है स्टडी होता है, क्या मतलब होता है लोगस का स्टडी होता है। तो जब देखिए जब ये वर्ड कॉइन किया गया था, मतलब हम कौन सी बी सेंचुरी की बात कर रहे हैं 16वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो इस वर्ड का मतलब क्या था, इस वर्ड का मतलब क्या था, तो इस वर्ड का मतलब था स्टडी ऑफ साइकोलॉजी सोल। क्या स्टडी ऑफ सोल, कब की बात कर रहे हैं 16वीं सेंचुरी की। 16वीं सेंचुरी में अगर साइकोलॉजी का मतलब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आत्मा का अध्ययन, किसका अध्ययन आत्मा का अध्ययन। क्लियर है। अब टाइम चेंज होने वाला है, अब कौन सी सेंचुरी चल रही है 21वीं, तो 16वीं के बाद कौन सी आई होगी 17वीं, फिर 18वीं, फिर 19वीं आई होगी, उसके बाद 20 सेंचुरी आई होगी, उसके बाद 21 अब चल रही है। क्लियर है कि नहीं। अब क्या चल रहा है 2024 चल रहा है ना, तो इसका मतलब 20 सेंचुरी खत्म हो चुकी है और 21वीं के 23 साल बाद चल रहा है, 22 साल खत्म हो चुके हैं, यही तो मतलब हो गया। अब क्या है, यही जैसे ही टाइम चेंज हुआ सेंचुरी चेंजेस होने लगी, साइकोलॉजी का मतलब भी चेंज होने लगा। बात कर लेते हैं क्या क्या होने वाला। तो चलिए टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। मान ली 16 सेंचुरी की बात कर रहे थे, तो हमें पता था साइकोलॉजी का क्या मतलब था स्टडी ऑफ सोल। क्या मतलब था स्टडी ऑफ सोल, मतलब हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा आत्मा का अध्ययन। ओके, अब क्या हुआ, मान ली फिर 17 सेंचुरी के लोग आए, कौन से लोग आए 17 सेंचुरी के लोग आए जो साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए साइकोलॉजी का मतलब क्या है, कि स्टडी ऑफ सोल है। अच्छा, स्टडी ऑफ सोल इसका मतलब हो गया आत्मा का अध्ययन। अच्छा, उनका क्वेश्चन था व्हाट इज सोल। भाई किसी चीज का आप स्टडी कर रहे हो तो उसका बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो सोल, सोल को तो आज भी लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सोल क्या है। तो इन्होंने कहा कि भाई जब आपको सोल के बारे में ही नहीं पता तो आप सोल की स्टडी कैसे करने वाले हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि हम भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास मतलब नहीं पता आपको। तो 17वीं सेंचुरी के जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया इसको चेंज कर दिया। अब किसका अध्ययन कर दिया स्टडी ऑफ माइंड कर दिया। क्या कर दिया स्टडी ऑफ माइंड कर दिया। अब मान लीजिए कौन सी भी सेंचुरी के लोग आने वाले हैं, अब 18 सेंचुरी के लोग आने वाले हैं। इन्होंने पूछा कि अच्छा पहले क्या होता था 16 सेंचुरी चल रही थी तो साइकोलॉजी मतलब होता था स्टडी ऑफ सोल। फिर क्या हुआ, फिर 17वीं सेंचुरी वाले साइकोलॉजिस्टों ने क्या किया इसे स्टडी ऑफ माइंड मान लिया। पर ऐसा क्यों किया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज सोल, वो आंसर नहीं दे पाए थे, इसलिए इन्होंने भी मन से रख लिया। तो उन्होंने कहा जब आपने नहीं, अच्छा अब हमें बता दो कि व्हाट इज माइंड। अभी इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, माइंड को तो नहीं बता सकते कि क्या माइंड है। तो वो जो सेम लॉजिक इनके साथ था सेम प्रॉब्लम इनके साथ आ गई। इन्होंने कहा कि देखिए दे आपने नहीं जब माना, आपने नहीं वो चलने दिया तो हम भी नहीं चलने देंगे। अब हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे, और किस में चेंज कर दिया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस में। किस में चेंज कर दिया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आई 19 सेंचुरी,
फिर कौन सी वाली सेंचुरी आ गई, मान लीजिए 19 सेंचुरी आ गई है। ओके, अब 19 सेंचुरी में क्या हुआ, इन्होंने देखा पूरा कि पहले मतलब होता था साइकोलॉजी का स्टडी ऑफ सोल, फिर चेंज करके क्या बना दिया स्टडी ऑफ माइंड, फिर चेंज करके क्या बना दिया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। रीजन क्या था कि भाई पता नहीं कर चला पाया था कि सोल का क्या मतलब होता है, माइंड का मतलब क्या होता है, क्या होता है माइंड। तो इन्होंने कहा अच्छा कॉन्शियसनेस को स्टडी कर सकते हो। भाई कॉन्शियसनेस की कैसे स्टडी करोगे, कि नहीं आंसर्स दे पाए। तो इन्होंने कहा देखिए जब आपने नहीं रहने दिया तो हम भी नहीं रहने देंगे। तो इन्होंने बना दिया स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या बना दिया, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब देखिए इस बिहेवियर को तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे ही बिहेवियर चेंज होता है आदमी ऑब्जर्व कर सकता है या नहीं कर सकता है। भाई आप मुंह बना के दिखाओ, तुरंत मुझे पता चल जाएगा। आपके जैसे ही सैडनेस आएगी चेहरे पर मुझे पता चल जाएगा। जैसे ही आप लगेगा कि आपके बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है, मैं आराम से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। अब जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो खत्म हो गई या नहीं हो गई। भाई जो सोल के साथ माइंड के साथ और कॉन्शियसनेस के साथ जो दिक्कत थी, अब बिहेवियर पे आके वो तो दिक्कत खत्म होने वाली है, खत्म हो गई। तो 19 सेंचुरी के बाद फिर 20वीं सेंचुरी आएगी कि नहीं। बट अब ये चेंज होने वाला है, अब तो नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि अब बिहेवियर को तो आप स्टडी कर सकते हो। जैसे ही आपके बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन होगा देन मैं ऑब्जर्व कर लूंगा। बिल्कुल जैसे ही चेंज किया आपने, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मान ली मुंह बना या थोड़े से एक्शंस में कुछ हुआ, तो देन मैं आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो इसका मतलब हो गया जो प्रॉब्लम की वजह से ये चेंज हो रहा था, अब वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, तो अब मतलब भी वही रहने वाला है। तो 20वीं सेंचुरी में कौन क्या रहा, स्टडी ऑफ बिहेवियर रहने वाला है। 21वीं सेंचुरी में भी क्या रहने वाला है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। क्लियर है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इन 16th सेंचुरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो किसके पास पहुंच जाएंगे, स्टडी ऑफ सोल के पास। अगर पूछे इन 18th सेंचुरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो किसके पास पहुंच जाएंगे, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस के पास। अगर पूछे व्हाट इन 19th सेंचुरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो देन क्या पहुंच जाएंगे, किसके पास पहुंच जाएंगे, स्टडी ऑफ बिहेवियर के पास। इसमें कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है। अब ऐसे सोचिए ये इतना सब चेंज हुआ है, अब ये कैसे याद रखें। तो एक एक अच्छा आदमी मिला, भला आदमी है आपके लिए, जो याद करने में आपको मदद कर रहा था। क्या करे किया है उसने, तो बता देते हैं क्या किया। एक आदमी था, इसने पूरी जर्नी को देखा है। मान लिया ऐसे सोचिए 20वीं या 21वीं सेंचुरी का आदमी रहा होगा, ये आदमी है। ओके, इसने क्या किया, इस पूरी जर्नी को एक कोट में दे दिया, एक कोट बना दिया। क्या कोट बनाया कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर माइंड को खोया, फिर किसको खोया, कॉन्शियसनेस को खोया। अब जो कुछ बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, व्यवहार का अध्ययन बचा हुआ है। इंग्लिश में बोले तो साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इज सोल, आफ्टर लॉस्ट इज माइंड, आफ्टर लॉस्ट इज कॉन्शियसनेस, नाउ इट बिकम सम पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्लियरली समझ में आ गया। ये जो पूरी लाइन है किसने कही है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हें लगता है कि ये बच्चे हैं इन्हें नहीं पता होगा, बट टीचर ने बताया है तो पता है कि इस आदमी का नाम क्या था, वुडवर्थ। क्या नाम था, वुडवर्थ। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि ये स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इज सोल, आफ्टर लॉस्ट इज माइंड, आफ्टर लॉस्ट इज कॉन्शियसनेस, आफ्टर लॉस्ट इज सॉरी नाउ इट बिकम स्टडी ऑफ बिहेवियर, किसने दिया है, तो किसके पास पहुंच जाएंगे, वुडवर्थ को उठा के लाएंगे, ऑप्शन में लगा देंगे, भाई चल तेरा काम है। क्लियरली समझ में आ गया। कोट पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने कई बार बोल दिया है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर हिंदी वालों के लिए आएगा तो कैसे पूछेगा, ये कोट किसने दिया है, क्या मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया, अब ये जो बना है वो व्यवहार का अध्ययन बना हुई है, ये किसके द्वारा कही गई बात है। तो किसको उठाओगे, वुडवर्थ के पास पहुंच जाओगे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। तो आज हमने क्या क्या जान लिया है, पहले पता चला साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी क्या है, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। किसका है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कहाँ से आया, तो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता था जिसका नाम क्या था, साइकोलॉजिया। वहां से चुराया किसने था, लेके कौन आया, तो कौन लेके आया था, रडोल्फ गोकेल। कब की बात है, तो 1519 की बात है, मतलब 16वीं सेंचुरी की बात है। उसके बाद साइकोलॉजी का मतलब क्या होता था, तो 16th सेंचुरी में मतलब क्या था, स्टडी ऑफ सोल्स। फिर 17th सेंचुरी में मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ माइंड। 18th सेंचुरी की बात करें तो मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और अगर 19वीं सेंचुरी के बाद से अब तक की बात करें तो क्या चल रहा है, स्टडी ऑफ बिहेवियर मतलब चल रहा है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
तो साइकोलॉजी क्या होता है इतना पता चल गया। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा कि एजुकेशन में भाई इसका क्यों यूज कर रहे हो। हमने तो मैथ भी पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था, हमें तो मैथ पढ़ाना है या इंग्लिश पढ़ाना है। भाई आप टीजीटी टीचर बनोगे तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हो। आपको ये साइकोलॉजी पढ़ना क्यों पड़ रहा है, इसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए आप कौन से प्रोफेशन में जाने वाले हो, टीचिंग प्रोफेशन में जाने वाले हो। भाई आप टीचर बनने वाले हो तो टीचिंग प्रोफेशन में जाने वाले हो। ऐसा तो नहीं है इंजीनियर बनने वाले हो। अगर सोच लो इंजीनियर बन रहे होते तो किन के साथ काम करना होता, मशीन्स के साथ करना होता है या नहीं करना होता। बट आप तो टीचर बनने वाले हो, टीचिंग प्रोफेशन है, तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। किसके साथ, लर्नर के साथ। किसके साथ करनी है, लर्नर के साथ। अब लर्नर कौन है, लर्नर की बात करें तो कौन है, ह्यूमन बींग्स है या नहीं है, मशीन तो है नहीं भाई, आदमी है ना, ह्यूमन बींग्स है या नहीं है। अब ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन किससे मिलके बना होता है, सबको पता है या नहीं पता है। चलो हम दोबारा बता देते हैं। मान ली ये लर्नर है, ये दूसरा लर्नर है, ये दूसरा स्टूडेंट है। ये किसका कॉम्बिनेशन है भाई, हेरिडिटी का है या नहीं है, हेरिडिटी और और इन्वायरमेंट का। किसका, इन्वायरमेंट का। ऐसा नहीं है कि प्लस हो कि 50% हेरिडिटी से आया 50% इन्वायरमेंट से आया, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखिएगा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो ये ध्यान रहेगा, यहाँ पे प्लस नहीं होता। अगर ऑप्शन में आए कि तो प्लस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि 40 इसका है, 60 इसका है, 50 इसका है, 50 इसका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है, दोनों का मिक्सचर है। हेरिडिटी किससे मिलती है हमें, हमारे पेरेंट्स से, मतलब जीन्स से मिलती है। इन्वायरमेंट भी अलग अलग होता है, मान लीजिए ये इसके पेरेंट्स अलग होंगे, इस स्टूडेंट के, इसका इन्वायरमेंट भी अलग होगा, इसके पेरेंट्स अलग होंगे, इसका इन्वायरमेंट भी अलग होगा। तो इतना पता चल गया कि दोनों अपने अपने आप में यूनिक हैं। अब यूनिक हैं तो उनका दिमाग भी अलग अलग होगा, मतलब उनकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी अलग अलग होगा, उनका वे ऑफ लर्निंग अलग अलग होगा, उनकी पर्सनैलिटी अलग अलग होगी, उनकी इंटेलिजेंस अलग अलग होगी। क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो, आपको सबको सेटिस्फाई करना है। भाई सबको सेटिस्फाई करना है कि नहीं, क्योंकि आपकी क्लास में तो एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, और उस एवरेज से प्लस भी है। आपकी क्लास में तो 3 टाइप्स के लर्नर हैं, कुछ ऐसे हैं जो विजुअल लर्नर हैं जो बस देख के सीखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सुन के सीखते हैं, मतलब ऑडिटरी लर्नर हैं। तो इतना पता चल गया कि जब तक इस आदमी के बारे में, जो स्टूडेंट हमारे सामने बैठा है, उसके बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम अच्छी तरह उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते। भाई टीचर को अपने आप में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना अपनी टीचिंग में। मान लीजिए मेरी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, मुझे पता है कुछ एवरेज हैं, कुछ बिलो एवरेज हैं, और कुछ एक्स्ट्रा एवरेज हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 बच्चे बैठे हुए हैं सामने। अब अगर मैं एक ही टीचिंग मेथड से पढ़ाऊंगा तो क्या सभी को सेटिस्फाई करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ यूनिकनेस ऑफ दोज स्टूडेंट। भाई अलग अलग एप्टीट्यूड है, अलग अलग इंटेलिजेंस है, अलग अलग पर्सनैलिटी है, अलग अलग वे ऑफ लर्निंग है। तो अगर मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है तो मुझे पता है कि मेरी क्लास में कैसे कैसे लर्नर बैठे हैं, कैसे वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में सोचते हैं, कैसे उनका साइकोमोटर एस्पेक्ट में लर्निंग होती है, कैसे अफेक्टिव लर्निंग होती है। तो इसलिए क्या किया, एजुकेशन में साइकोलॉजी का यूज कर लेते हैं। किसमें, एजुकेशन में साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। इतना समझ में आ गया। अगर आप टीचर बनने वाले हो तो आपके सामने मशीन नहीं है कि एक तरह से बटन दबाओ और सभी एक तरह से काम करने वाले हैं, नहीं। आपके साथ हर आदमी यूनिक बैठा हुआ है, किसी दूसरे से उसकी कंपैरिजन नहीं करनी है। भाई दो स्टूडेंट के बिटवीन कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि दोनों यूनिक हैं। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो देन आप क्या कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। अच्छा फिर भी हम कैसे कंपैरिजन करें, कैसे हम पता करें कि ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। उसी लर्नर के साथ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। मैंने मान लिया आज देखा कि आज इसका मतलब आज इसकी लर्निंग कितनी हुई है, आज से 6 महीने बाद देख लिया कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उसी लर्नर के साथ कंपैरिजन करनी है कि ये इम्प्रूवमेंट कर रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे से कंपैरिजन करें। क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। तो हमें पता चल गया कि एजुकेशन में साइकोलॉजी का यूज क्यों किया जाता है। क्लियरली समझ में आ गया। अब पूरी साइकोलॉजी को तो नहीं उठा लिया है, तो जितनी काम की है उसको यूज कर लिया है, उसी को क्या बोल देते हैं हम, एजुकेशनल साइकोलॉजी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी बोल देते हैं। क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
मुझे तो नहीं लगता है अब इतने में कोई डाउट होगी। ओके, क्योंकि आपके सामने लर्नर बैठा है और उससे आपको जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि उसको जान के आप क्या करोगे, अपनी टीचिंग में मॉडिफिकेशन करोगे, अपना जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको वे ऑफ इंफॉर्मेशन कई सारे रखोगे, एग्जाम्पल्स अलग अलग रखोगे, कुछ उनसे जुड़े हुए रखोगे जो एवरेज स्टूडेंट को सेटिस्फाई करें, कुछ थोड़ा हटके रखोगे, ब्रॉड एस्पेक्ट में रखोगे, जिससे जो एवरेज प्लस स्टूडेंट है उनके समझ में आए। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में हम ये सब करने वाले हैं। तो चलिए, इतना पता चल गया कि आज की क्लास में हमने क्या सीखा है। ओके, तो आज की क्लास में हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है कि साइकोलॉजी क्या है, कहाँ से आई है, किसने दी है, और उसकी पूरी जर्नी के बारे में क्या है। नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को लेके होगी। किसको लेके होगी? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा टेट जिन लोगों ने दिया होगा तो पता होगा, इसमें से ही 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने क्वेश्चन आ जाते हैं इसी एक चैप्टर में से? 4 से 5। उन्हें लगता है कि बच्चा ये तो पढ़ के नहीं आएगा, इसलिए यही पूछ लेते हैं। बट अब क्या है, अगर बच्चा हमसे पढ़ा है, जय सर से पढ़ा है, तो क्या होगा, वो तो अच्छी तरह पता होगा कितने स्कूल्स हैं, किसने दिया है, उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो समझ में आ गया कल का चैप्टर क्या रहने वाला है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो हम 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखिए, मेरा कहना कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आप ये क्लासेस लेते हो, कंटिन्यू आप ये क्लासेस करते हो, तो देन आप साइकोलॉजी में, सीडीपी में और टीचिंग एप्टीट्यूड में किसी से कम नहीं होंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्लास चलने वाली है। हम डिस्कशन के थ्रू जाएंगे। हम बस एक कहानी की तरह, मैं आपको ऐसे सोचिए कि आप बैठे हो और एक कहानी सुन रहे हो, भाई चला के नहीं। साइकोलॉजी कहाँ से आया था? तो एक वर्ड था, लैटिन वर्ड, क्या नाम था? साइकोलॉजिया। वहां से उठाया किसने था? रडोल्फ गॉकेल एक आदमी था। कहाँ का था? जर्मन फिलोसफर था। क्या बना दिया? ग्रीक लैंग्वेज में साइकोलॉजी बना दिया। कब की बात है? तो 1590 की बात है, 1590 की बात है या नहीं है? मतलब 16th सेंचुरी की बात है। पूछ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, देन 16th सेंचुरी के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सोल। 17th सेंचुरी के पास जाएंगे तो स्टडी ऑफ माइंड। 18th सेंचुरी के पास जाएंगे तो जैसे ही क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और 19th सेंचुरी के बाद अब तक क्या चलता रहेगा? स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो क्यों चेंजेस हुए उसके पीछे का रीजन पता है, कॉजेज पता है, क्योंकि हमने सुना था। उसके बाद इस पूरी जर्नी को एक आदमी ने कोट कर दिया। उस आदमी को उठा के लाओ, क्या नाम था उसका? वुडवर्थ था या नहीं था? कई बार पूछा गया है, सीटेट तो हमेशा पूछता है, एनवीएस भी पूछ लेता है, ओके, डीएसएस भी पूछता है इस क्वेश्चन को। उन्हें लगता है कि पता नहीं कितना नया क्वेश्चन है। अब ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सभी बच्चों को पता होता है। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। रिक्वेस्ट ये करूंगा आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर करिए। अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, हमारी जो टीचिंग फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें साइकोलॉजी से डर लगता है, जिन्हें लगता है कि भाई और सब्जेक्ट कर लूँगा बट ये साइकोलॉजी नहीं हो रही है, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत हेल्प करेगी। उन्हें साइकोलॉजी से डर नहीं लगेगा, सबसे अच्छी सब्जेक्ट साइकोलॉजी बन जाएगी। समझ में आया? चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ख़त्म करते हैं सेशन। ओके, बाय। कल टाइम पे रहेंगे कल तो संडे है, तो संडे के लिए हम कल ऑफ पे रहेंगे। मंडे से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके, बाय।